Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. मेरी आवाज और वीडियो चेक कर लो एक बार. आवाज और वीडियो सब सही है. हाँ, मेरी आवाज चेक कर लो. मेरी आवाज ठीक है, मेरा वीडियो ठीक है. राधे राधे. बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया. सब ठीक है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हम चल रहे थे अभी वो था हमारा कर्वेचर, एवोल्यूट और एनवेलोप, है ना. इसके जितने क्वेश्चन हमने कर लिया, आज इसका आखिरी सेशन है, आज इसको पूरा कर देंगे, है ना. जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली एक सवाल की जो है वो जगह इनमें रहती है और संभावित जितने प्रकार के सवाल है वो हमने अभी तक कर लिए हैं और थोड़े बहुत और हैं वो भी आज कवर कर लेते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था कि ये जो है ये रेखा कौन से वक्र की, ये वक्र इसका एनवेलोप क्या होगा. एनवेलोप मतलब ये रेखा हमेशा किसको स्पर्श करेगी. तो जवाब था ये वाला, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग टेस्ट सीरीज का पार्ट होंगे. टेस्ट सीरीज आप जो है वो टेस्ट दे रहे होंगे लगातार. और जो भी आपने टेस्ट देखे हैं, शायद 4 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. और जैसे कि हमने कहा था कि इस वीक जो है हम सेट्स एंड रिलेशन को चलाएंगे. तो लगभग आज फ्राइडे आ चुका है, आज 5th टेस्ट हो जाएगा. कल सैटरडे है, कल 6 वाला टेस्ट हो जाएगा. तो मतलब 6 टेस्ट जो है वो सेट्स एंड रिलेशन के कंप्लीट हो जाएंगे. और पर क्वेश्चन में, पर टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, तो टोटल 60 क्वेश्चन जो है अब तक आपके सेट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड हो जाएंगे. और संडे को जो एक बड़ा टेस्ट होगा उसमें और हम कोशिश करेंगे कि 20-25 क्वेश्चन आपको वहां से और बड़े करवा दे. तो लगभग लगभग 100 के आसपास का आपको क्वेश्चनों का टेस्ट आपको मिल जाए. और बड़ी चीज आप लोगों ने देखी होगी कि टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है. टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है. और मैंने पहले भी आपको शुरुआत में भी कहा था कि टेस्ट के लेवल को कमजोर करना या हल्का रखना समझदारी नहीं है. ठीक है, एक मिक्स टाइप का टेस्ट होना चाहिए. थोड़े क्वेश्चन ठीक हो, थोड़े एवरेज हो, थोड़े बहुत बढ़िया हो. इस तरीके का एक टेस्ट जो है वो आपका अच्छा टेस्ट जो है वो बनना चाहिए. क्योंकि ये है, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों के, सारे बच्चों के 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं, किसी को लग ही नहीं रहा कि मैं तो कमजोर हूं ही नहीं, मुझे सुधार करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सब आ रहा है. तो हाँ, और जो कि मैं हमेशा मानता हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैंने कहा जो बच्चे टेस्ट नहीं देना चाहते वो आप कैसे भी टेस्ट बना लो वो नहीं देंगे, वो उसमें से निकल जाएंगे. आप ये सोचो कि सर वो 2-3 बच्चे जो हैं वो टेस्ट में से बाहर आ जाएंगे, वो टेस्ट नहीं देंगे, उनके नंबर कम आएंगे, तो वो तो वैसे ही आएंगे. जिनके कम आने हैं वो सुधार तो करना ही पड़ेगा ना. तो वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कमजोरी है, आप सुधार करो. और फिर भी वो टेस्ट छोड़ रहा है, सुधार करने के बजाय टेस्ट छोड़ रहा है, तो वो मूर्ख है. अब उसको क्या कर सकते हैं, उसको कौन ज्ञान दे सकता है. तो बेहतर है कि हम हमारा लेवल ना छोड़े, हम हमारा जो स्तर है वो ना छोड़े, हमारा टेस्ट का जो स्तर है वो बना रहे, है ना. तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करते रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा. कम नंबर आए, बहुत कम आए, इवन मैं तो बार बार कहता हूँ अगर आपका 0 नंबर भी आता है और फिर भी आप टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप काफी लोगों से फार बेटर है. नहीं, हम के जो वीडियो है वो हमने अब लेट कर दी है. अब जो टेस्ट के वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है, वो लेट कर दिया. आप लोग देखेंगे कि पहले 2 टेस्ट में हमने थोड़ा एक दिन के बाद में वीडियो डाले थे. अब तो तीसरा चौथा टेस्ट हुआ है, उसका वीडियो अभी तक नहीं डाला गया. तो यानी अभी जो रिजल्ट आ चुका है, जो मोटा मोटी जिनको टेस्ट देना था उन लोगों ने दे दिया है, अब वीडियो सॉल्यूशन आएगा. तो गैप है वीडियो सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ ही वीडियो सॉल्यूशन आ रहा है. अब आप देखा, कल आपने देखा होगा, अभी जो टेस्ट है वो उसमें चल रहा है काफी लेट. टेस्ट जो है वो गैप चल रहा है. अब वीडियो सॉल्यूशन शायद 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमने वीडियो सॉल्यूशन नहीं डाला क्योंकि कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि हो सकता है कई बच्चे पहले वीडियो सॉल्यूशन देखते हो फिर टेस्ट दे रहे हो. ठीक है, तो टेस्ट को, वीडियो सॉल्यूशन को थोड़ा पीछे डाल देंगे, फिर तो ठीक है, तब तक तो टेस्ट दे चुके होंगे. और अभी भी मेरे ख्याल से 180 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है. काफी है, नंबर तो बड़े हैं, ओवरऑल तो बहुत स्टूडेंट है, लेकिन दे इतने रहे हैं, वो सिर्फ 20% भी नहीं है, 18 से 20% ही है.
ये भी मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे गिरता गिरता हम सिर्फ 10% बच्चे ही बचेंगे जो टेस्ट देंगे। हाँ, अभी टेस्ट के वीडियो नहीं डलेंगे सॉल्यूशन में आगे जाके डलेंगे, ताकि सारे टेस्ट ईमानदारी से हो। आ जाओ। तो आज एक टेस्ट सीरीज पे एक क्लास ले लेंगे और उसमें थोड़ी टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। नहीं, नॉर्मली पता नहीं, हमें भी नहीं पता कि भाई कोई वीडियो देख के टेस्ट दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेईमानी, ऐसा करने का फायदा क्या मिलेगा? उसे भी पता है ऐसा वो टेस्ट देने का ना तो उसका मन करेगा, ना उसकी आत्मा मानेगी कि यार ऐसे टेस्ट दूँ, तो वो अगली बात नहीं दे रहा। और पहली बात, आप दोनों ही टेस्ट में देख सकते हो कि वीडियो जो है वो 24 घंटे बाद में आया, दोनों ही टेस्ट का। दोनों ही टेस्ट का वीडियो 24 घंटे बाद में आया, यानी 24 घंटे में टेस्ट हो चुके थे, रिजल्ट आ चुके थे, उसके बाद आया, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी अभी भी जो 3rd या 4th टेस्ट 2 हुए हैं, उनके वीडियो अभी तक नहीं डले, तो इसका मतलब वो बहुत लंबा है। नहीं, छोटे टेस्ट है ना, बहुत छोटे टेस्ट है। अब आप लोगों के 10 क्वेश्चनों का टेस्ट ले रहे हैं और 10 क्वेश्चन, टॉपिक भी एक ही चल रहा है, सेट्स एंड रिलेशन ही चल रहा है। सेट्स एंड रिलेशन ही चल रहा है। अब हम एक साथ 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा टेस्ट है, इतना बड़ा टेस्ट हमसे दिया नहीं जाता, छोटे-छोटे टेस्ट ले लो। अब छोटे टेस्ट हो रहे हैं तो कहेंगे बड़े टेस्ट करवाओ। तो वो ठीक है, आप 10 मिनट आपको निकालने हैं, 10 मिनट ही नहीं निकालने। जिसको आते हैं उसको तो 5 मिनट में टेस्ट दे सकता है। अब आप डेली आपसे 5 मिनट भी नहीं निकल रहा है, तो वो तो फिर प्रॉब्लम आपकी है। अगर पर डे, चलो 10 भी मान के चले, पर डे अगर आपसे 10 मिनट भी नहीं निकलते हैं, तो फिर तो अब क्या बताएँ इसको? ठीक है ना? चलो, आ जाओ। हम इसको कर रहे थे y बराबर mx, y बराबर mx प्लस a बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। आप दूसरों की परवाह क्यों करते हो? आप अपनी टेंशन लो ना। आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप कोई टेस्ट कैसे दे रहा है, कोई टेस्ट नकल करके दे रहा है, कोई टेस्ट कैसे दे रहा है, देने दो ना, क्या टेंशन है? आपको जब मेन एग्जाम होगा, वहां तो ऐसा नहीं होगा ना। करने दो। आप क्यों दूसरों की चिंता करते हो कि वो वीडियो देख के सॉल्यूशन दे रहा है? और देखो, बच्चे अच्छे, एक बात आपको अच्छा, कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं वो टेस्ट के सॉल्यूशन देख के कर रहे हैं, नहीं। वो जो बच्चे आ रहे हैं ना टॉप लिस्ट वाले, उनके लिस्ट आप आगे भी देखते रहेंगे, उनके नंबर ऐसे ही आते रहेंगे, उनके नंबर ऐसे ही आते रहेंगे। ये कमाल है। जैसे अगर आप सुधांशु को देखेंगे, तो ये रहने ही है। आज सुधांशु है तो सुधांशु ने पिछले 1 साल से मेरे साथ, 1 साल है वो, पिछले पिछले 1 साल से वो मेरे साथ है और उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़िया है। आज विनीता की प्रॉब्लम है, वो टेस्ट नहीं दे रही, तो वो भी टॉप करेगी निश्चित तौर पे, वो उस लेवल पे है। अनिल है, तो ये जो लोग हैं ये वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, आशीष है, बहुत सारे लोग मेरे नाम मुँह से छूट रहे हैं। वो सारे नाम अगर बोलूँ तो ये लोग वो हैं। अगर ये लोग इतने अच्छे हो चुके हैं अब तैयारी करते-करते कि इनकी आपको इनके रिज़ल्ट देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये सॉल्यूशन देख के टेस्ट दे रहे हैं। नहीं, ये सही में अच्छे हैं। सही में ये लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं। है ना? आप क्वेश्चनों में भी यहाँ ट्राई कर सकते हो। किसी दिन मैं आपको नॉर्मली खोलता भी हूँ मैं, चैट खोल के दिखाता भी हूँ। ये लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं, पढ़ते-पढ़ते। हाँ, रजत भी है, बिल्कुल। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करना, किसी के नाम मैंने नहीं बोले तो। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टॉप क्लास है, मतलब शानदार हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल से जुड़े पड़े हैं और 1 साल से सतत मेहनत करते आ रहे हैं। अब उनका जो रिज़ल्ट है ना, वो सबको जादू जैसा लगता है या बेईमानी जैसा लगता है। या तो किसी को जादू लग रहा है या किसी को बेईमानी लग रहा है। तो आ जाओ, ये जो है इसको जानते होंगे, ये व्रत की है। ये व्रत की स्पर्श रेखा होती है, तो आंसर हो जाएगा व्रत। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना? करना चाहें तो कर सकते हैं। एम एक्स को इधर ले आओ, दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करने पर y माइनस एम एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दूं। एम स्क्वायर कॉमन ले लो। पता नहीं रिपीट लग रहा है ये क्वेश्चन।
कल किया हुआ सा लग रहा है, या इसके जैसा कोई भाई किया हुआ होगा। यही किया हुआ है या इसका भाई किया हुआ है? ये बच्चे इतने बढ़िया हो गए। अब चौथा टेस्ट था, चौथे टेस्ट की बात है, चौथा टेस्ट 3.5 मिनट में, 3.5 मिनट में उसने चौथा टेस्ट दे दिया। 18 नंबर उसके आए थे। एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था। 3.5 मिनट में उसने टेस्ट निपटा दिया और 20 में से 18 नंबर आ गए। तो इतने अच्छे हो चुके हैं तैयारी करते करते। B² बराबर 4AC। ए का मान X² माइनस A², Y² माइनस A², चार से चार X² Y², A² का भाग देने पर X² प्लस Y² बराबर A²। हाँ, ये तो मैंने कहा ना, compete तो करो ही मत ना उनसे। अब एक बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, एक आप 1 महीने से पढ़ रहे हो, कुछ तो फर्क तो दिखेगा ही दिखेगा ना। द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ द ट्रेजेक्टरी y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 X² U² cos² थीटा। इसमें थीटा जो है वो पैरामीटर है, थीटा पैरामीटर है, मतलब प्राचल है। थीटा का विलोपन करो और बताओ इक्वेशन कौन सी आएगी। ये शायद इस बार फर्स्ट ग्रेड में आया, इस बार आया था या पिछली बार आया था? ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो द्विघात बन जाएगा ये। अगर देखो तो ये भी द्विघात बन जाएगा। y बराबर x tan थीटा माइनस GX² बटा 2। ये जो cos² है इसको ऊपर ले आए तो ये sec² हो जाएगा, और sec² को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan²। sec² की जगह लिख दिया 1 प्लस tan²। सारे पदों को एक तरफ कर लो, सारे पदों को एक तरफ कर लो, सबको इधर ले आओ, आ जाओ इधर। GX² बटा 2 tan² थीटा माइनस x tan थीटा y प्लस GX² बटे 2। सारे पदों को LHS पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में सारे पदों को लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस x tan थीटा हो गया, ये y प्लस हो गया। अब ABC का मान है tan थीटा, थीटा प्राचल है तो ये थीटा की हमारी, ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो B² बराबर 4AC हो गया। A का मान इंटू C का मान, दो कैंसिल, X² से X² कैंसिल, तो ये बच गया 2G। फन
u छूट गया, एक u स्क्वायर और था यहाँ पे, हाँ ये u स्क्वायर यहाँ आएगा, 2u स्क्वायर उसको उधर ले जाएं, u स्क्वायर बटा 2g, y बराबर जी एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये ए आंसर आ गया। तो ये जो है ना, ये ट्रेजेक्ट्री का है, प्रक्षेप गति का है। जो प्रक्षेप गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस मोशन का ये हमारा एनवलप हो गया। अगला अब हम एवोलूट को निकालते हैं। एक क्वेश्चन एवोलूट का है, ये एवोलूट का मतलब केंद्रज है। केंद्रज का समीकरण निकालो। देखो केंद्रज का समीकरण दो तरीके से निकल सकता है। केंद्रज का समीकरण, पहली बात तो केंद्रज जो है, केंद्र जिसको हम इवोल्यूट कहते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वो फर्स्ट टाइप था, एक टाइप वो है और एक और नया टाइप और है, उससे भी निकाल सकते हो। नंबर एक, जो आपका वक्रता केंद्र है उसका बिंदु पथ निकाल लो। वक्रता केंद्र का बिंदु पथ का बिंदु पथ, वक्रता केंद्र का बिंदु पथ, जो वक्रता केंद्र है उसका बिंदु पथ निकाल लो, केंद्र आ जाएगा। एक और तरीका है, वो है अभिलंब का, अभिलंब का बिंदु पथ, जो वक्र है उसका अभिलंब बनाओ और अभिलंब का एनवलोप निकालो। सॉरी, अभिलंब का एनवलोप, तो ये एनवलोप से कनेक्टेड हो जाएगा इससे। अभिलंब का एनवलोप, जो आपका केंद्रज है वो अभिलंब का एनवलोप होता है। तो आपको जो वक्र है उस वक्र का अभिलंब बनाओ, उस वक्र का अभिलंब बनाओ और अभिलंब का एनवलोप निकालो। अभिलंब का एनवलोप निकालो। अभिलंब किसी के रूप में तो आएगा, प्राचल के रूप में, उस प्राचल का विलोपन कर दो तो अभिलंब का जो एनवलोप आएगा, यानी जो केंद्रज होता है वो अभिलंब का एनवलोप होता है। तो जो आपका अभिलंब होता है उस कर्व का, उसका एनवलोप निकाल लो, वो केंद्रज आ जाएगा। देखो समझाता हूँ, एक सवाल ले लेते हैं जिससे ये बात पहले क्लियर हो जाए, फिर बात करते हैं। चलो इसे ले लेते हैं, एक बार इस इजी क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का इवोल्यूट निकालो, मतलब केंद्रज निकालो। इस पैराबोला का केंद्रज निकालो। तो केंद्रज निकालने के जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं। एक है आप वक्रता केंद्र निकालो और उसका बिंदु पथ निकालो, वक्रता केंद्र निकाल कर उसका बिंदु पथ निकालो। दूसरा है इसका अभिलंब निकाल लो और अभिलंब का एनवलोप निकाल लो। अभिलंब निकाल लो और अभिलंब का एनवलोप निकाल लो। इनके अभिलंब ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाते हैं, इन सबके अभिलंब ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है। 2D का जो टॉपिक है, 2D का टॉपिक के अंदर हर वक्र की स्पर्शरेखा का समीकरण और उसके अभिलंब का समीकरण तैयार है सबका, चाहे वो वृत्त हो, परवलय हो, दिग्वर्त हो, अति परवलय हो, ये जितने भी नामी गिरामी नाम जो है, इन सब के अंदर स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपका परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए अभिलंब का समीकरण होता है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आपका अभिलंब का समीकरण होता है। y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए अभिलंब का समीकरण y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हमेशा m का प्रत्येक मान, m का कोई भी मान रखो, m के हर मान के लिए इसका अभिलंब होता है। अब यहां से हमें m का विलोपन करना है, m का विलोपन करने से हमें
अब जो अभिलंब है ये विलंब हो गया। अब अभिलंब का एनवलप निकाल लेंगे। अभिलंब का एनवलप मतलब m का विलोपन करना है। m का इसमें से हमें m हटाना है। तो m हटा के जो समीकरण हमें प्राप्त होगा, m को हटाने से जो समीकरण प्राप्त होगा वो एनवलप होगा। और अभिलंब का एनवलप इक्वल्स टू केंद्रज। ये तरीका हम अपनाएंगे। अभिलंब का एनवलप, अभिलंब, पहले अभिलंब ले लो, फिर उसका एनवलप ले लो। एनवलप का मतलब हुआ उसमें जो भी प्राचल है उसको हटा दो, और उसको हटाने से आपका बन जाएगा केंद्रज। तो अगर हम इसका अवकलन करें, m के सापेक्ष अवकलन करें, सापेक्ष आंशिक अवकलन, y का 0, x बाहर, m का 1 माइनस 2a माइनस 3a m स्क्वायर। पदों को इधर ले आओ। 3a m स्क्वायर बराबर x माइनस 2a और m बराबर अंडर रूट x माइनस 2a बटा 3। ये m का मान आ गया, और m का मान लाके समीकरण में रख दो। m का मान रखने पर इस समीकरण में m का मान डालोगे तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट, वैसे m कॉमन भी है तो अच्छी बात है, m कॉमन भी निकाल लो एक, और फिर उसके बाद x माइनस 2a माइनस am स्क्वायर। अब m का मान रख दो। m का मान है हमारा अंडर रूट x माइनस 2a बटा 3 x माइनस 2a इंटू a, m का मान x माइनस 2a बटा 3 y बराबर अंडर रूट x माइनस 2a बटा 3। यहाँ से a से a कट गया, लघुत्तम आ गया 3, तो 3x माइनस 6a माइनस x प्लस 2a बटा 3। तो ये आ गया 2x माइनस 4a। y बराबर अंडर रूट x माइनस 2a बटा 3 2x माइनस 4a, 2x माइनस 4a बटा 3, 2 कॉमन आ जाएगा तो y बराबर आ गया 2 बटा 3 अंडर रूट x माइनस 2a बटा 3 x माइनस 2a। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा y स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 बटा 9 9 या 27 a y स्क्वायर 4 और x माइनस 2a की पावर 3। 27 a y स्क्वायर 4 और x माइनस 2a की पावर 3। सी जो है वो आंसर आ गया। इस तरीके से आपको ये करना है। तो जो मेन सूत्र है वो है अभिलंब का एनवलप। आपका जो अभिलंब हो उसका आप एनवलप निकाल लो। पहले तो अभिलंब निकालो, जो भी वक्र आपको दिया गया उस वक्र का अभिलंब ज्ञात करो। ज्यादातर पेपर के हिसाब से लगता है कि वही आएंगे जिनके अभिलंब ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, जो पहले से ही विद्यमान है
वही आएंगे जैसे भी ये सवाल है, परवलय है, परवलय का अभिलंब विद्यमान होता है, तो जिनके अभिलंब पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है उनके ही सवाल आएंगे ताकि उनको आसानी से ऑन टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर सके। और फिर अगर हर कोई वक्र आ जाता है जिसका अभिलंब भी निकालना मुश्किल है, फिर एनवलप निकालना मुश्किल है, तो फिर ऐसे सवालों को तो छोड़ना ही सही है, क्योंकि उस समय में उस पीरियड में उसको करना मुश्किल है। तो जैसे ही है अगला, एक और एनवलप का ले लो, जैसे ये है, ये परिभाषा ही आ गई, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो परिभाषा ही है कि इवोल्यूट जो होते हैं, जो केंद्रज होते हैं, केंद्रज को हम परिभाषित करते हैं, डिफाइंड एज, हम जो केंद्रज होते हैं उनको इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वो एनवलप ऑफ द फैमिली, किस फैमिली का एनवलप होते हैं, किस फैमिली का एनवलप होते हैं। तो जवाब है नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब का जो परिवार है, अभिलंबों का जो परिवार है उनका एनवलप ही केंद्रज होता है। तो ये केंद्रज की एक परिभाषा और है, दो परिभाषाएं हो चुकी है अब तक हमारे पास। एक तो है वक्रता केंद्र का बिंदुपथ, वक्रता केंद्रों का बिंदुपथ भी केंद्रज होता है, और अभिलंब, अभिलंब का एनवलप, अभिलंब का एनवलप भी केंद्रज होता है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है। पहले वाला तरीका तो बहुत लंबा है, केंद्रज निकाल के, मतलब जो जैसे एक सवाल और ट्राई करते हैं इस भाई, जैसे अब इसे लेते हैं, ये सवाल लेते हैं। इस सवाल में पहले हम इसका अभिलंब निकालेंगे। अब हाइपरबोला है, हाइपरबोला का अभिलंब है ना, डायरेक्ट याद है नहीं, डायरेक्ट याद नहीं, वैसे होता है इनका, सबके होते हैं, खासकर जो मेन स्टैंडर्ड कर्व है, व्रत, दिग्वत, अति परवलय, परवलय, ये जो चार खास वक्र है इन सबके अभिलंब होते हैं। अब याद, क्योंकि स्पर्श है तो फिर भी याद होती है, अभिलंब नॉर्मली याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो वैसे जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अभिलंब के समीकरण क्या क्या होते हैं। आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकल भी जाएंगे। एक बिंदु मान लो, इसी के ऊपर एक बिंदु मान लिया, ए कॉस थीटा, ए, एक ये माइनस का है इसलिए सेक थीटा और टेन थीटा आएंगे, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, ये इसके बिंदु हो गए। इन्हें रखोगे तो जो अति परवलय है वो संतुष्ट होगा, एक्स की जगह ए सेक थीटा और वाई की जगह बी टेन थीटा रखने पर अति परवलय संतुष्ट होगा। तो अब इस पे dy बाई डी एक्स निकाल लो, ढाल निकाल लो स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की ढाल निकालोगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, और एक का हो गया 0, dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई। अब ये जो मान है ये यहाँ रख दो और स्पर्श रेखा की ढाल निकालो, फिर स्पर्श रेखा की ढाल को अभिलंब की ढाल में कन्वर्ट कर लेंगे, बी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स बराबर हो गया हमारा ए सेक थीटा, ए स्क्वायर, वाई बराबर हो जाएगा बी टेन थीटा, ये कट गया, ऊपर बी बच गया, नीचे ए बच गया, ये एक बटा कॉस हो गया, ये साइन बटा कॉस हो गया, कॉस कॉस कट गया, साइन पलट के ऊपर आ गया, तो कॉसेक थीटा हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब अभिलंब की ढाल निकाल लो, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल हो जाएगी बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की ढाल। अब हमारा ये काम फालतू का बढ़ रहा है, अभिलंब का समीकरण निकालने का। अगर डायरेक्ट याद होता तो सीधा वो फायदा मिल जाता, लेकिन डायरेक्ट याद न होने की वजह से हमें वो काम, क्योंकि पेपर वाला तो ये मान के चलता है कि भाई इसको अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट याद होगा, वो सीधा लगाएगा और वो एनवलप निकाल लेगा।
अब नहीं याद है तो फिर ऐसे सवाल जिनमें वो एक्स्ट्रा एज आपके पास नहीं है कि आपको अभिलंब का समीकरण याद ही नहीं है, तो फिर इस सवाल को पेपर में करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करोगे तो अभिलंब का समीकरण निकालने में 2 मिनट लग जाएंगे। अभी भी चल रहा है, अभी आया नहीं, अभी तो ढाल आई है, ये स्पर्शरेखा की ढाल आई है, स्पर्शरेखा की ढाल को अभिलंब की ढाल में कन्वर्ट किया है। अब आएगा अभिलंब का समीकरण और फिर एनवलप आएगा। y माइनस y1 ये हो गया b tan थीटा, y माइनस b tan थीटा, m यानी ढाल, ढाल ये रही माइनस a बटा b साइन थीटा, x माइनस a सेक थीटा। पूरे समीकरण को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो ताकि एक जैसा लगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस a बटा b साइन थीटा, x माइनस a बटा कॉस थीटा। पूरे समीकरण को कॉस थीटा से गुणा करने पर कॉस थीटा y माइनस b साइन थीटा। माइनस a बटा b साइन थीटा x कॉस थीटा माइनस a। ये बढ़े जा रहे हैं, b को इधर ले आओ, b को इधर ले आओ तो हो जाएगा b कॉस थीटा y माइनस a x साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर साइन थीटा। ये इधर आ जाएगा, इधर आने के बाद हमारा काम बढ़े जा रहा है। ए एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाई बराबर और ये उधर जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉमन। हाय इतना सारा हो गया ये हमारा अब समीकरण जाके बना है। तो अब ये फालतू का ये जो एक्स्ट्रा स्टेज है वो ऐड हो गया, इतने स्टेज जो है ना फालतू के ऐड हो गए, क्योंकि ये समीकरण अगर सीधा याद होता तो वो फायदा मिलता, नहीं तो समीकरण पहले सारा बनाओ तैयार करो और फिर उसको करो। तो ये तो 2 सवाल बन गए। अब एक सवाल ही अपने आप में 2.5 मिनट का हो गया, 2.5 से ज्यादा ही हो गया, 2.5-3 मिनट तो लेके हुए, तो 2.5-3 मिनट तो यही खा गया। अब इसका एनवलप निकालेंगे तो वो भी खा जाएगा। तो ये फालतू में ही इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, और वो भी ढंग से आया नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मान रखने में गलती हो गई है तो वो एक्स्ट्रा है, कुछ मान वान रखने में गलती हो गई है तो वो इसमें अतिरिक्त है। कोई साइन थीटा कॉस थीटा छूट गया है
देखो सही है कि ये अब याद होने चाहिए। देखो सीधे ये वही है, याद है तो एडवांटेज याद का है। अगर आपको इनके याद है कि भाई हाइपरबोला का एम के रूप में भी होता है, हाइपरबोला का जो ढाल रूप में होता है, ढाल रूप में भी अभिलंब होता है, ढाल रूप में भी अभिलंब होता है, और थीटा के रूप में भी अभिलंब होता है। तो आपको याद कितना है वो है। पेपर में हम अभिलंब बनाएं फिर उसका बिंदु पथ निकालें तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना, ये चीज संभव है नहीं। कहाँ लिख दिया मैंने एक्स 2 बार? अच्छा 2 बार, यहाँ एक्स 2 बार। बाकी तो ठीक है क्या? बाकी तो सही है, बाकी सही है तो ही ठीक है। अब इसका बिंदु पथ निकालो। हो, सही है तो अब इसमें भाग लगेगा। किसका भाग देंगे? कोस स्क्वायर का भाग देते हैं या साइन स्क्वायर का भाग देते हैं? अवकलन तो ये भारी पड़ेगा। अब इसका एनवलप निकालना। छोटे में तो नहीं होगा ये। साइन का भाग देके थोड़ा तो छोटा करें। साइन का भाग देने पर, साइन का भाग देने पे इतना तो जाएगा, ए एक्स कॉस थीटा, कॉस बटा साइन कॉट थीटा, बी कॉट थीटा वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा का भाग दे दिया। अब थीटा के साथ अवकलन कर लो, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो यह आ जाएगा ए एक्स कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस बी वाई बाहर कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 0। कॉसेक क्यूब का हो जाएगा 1/sin क्यूब, ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स साइन थीटा, वो उधर चला गया, बी वाई 1/sin स्क्वायर थीटा, वज्र गुणा करने पर साइन क्यूब आ जाएगा माइनस बी वाई बटा ए एक्स, साइन क्यूब थीटा बराबर आ गया माइनस बी वाई बटा ए एक्स। 3 पावर को इधर ले आओ, साइन थीटा बराबर माइनस बी वाई की पावर 1/3 और ए एक्स की पावर 1/3। ये आपका लंब और कर्ण बन गया। आधार निकाल लो और ये मान यहाँ पे रखो। लंब और कर्ण आ गया आपका। माइनस जो है वो लंब के साथ ही ले लो, ये माइनस, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। वैसे तो साइन थीटा है आपके पास, हमें कॉस ही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, खाली कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हो। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान रख के कॉस थीटा निकालो और कॉस थीटा निकाल के फिर यहाँ रख दो। है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये यही तो कह रहा हूँ ना, ये पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो सवाल है ना, पहचान, ऐसे पेपरों में आते हैं, पेपरों में ऐसे सवाल आते हैं, तो आते हैं तो ये छोड़ने होते हैं। अगर आपको इसका अभिलंब नहीं पता है, आप देखो अभिलंब होने के बावजूद भी ये लंबा है, अभिलंब होने के बावजूद भी लंबा है, क्योंकि विलोपन करने में दिक्कत आएगी। तो अगर अभिलंब भी निकालना पड़ रहा है और फिर उसका एनवलप निकालना पड़ रहा है, तो ये तो इतना लंबा हो गया कि इस सवाल को करना समझदारी है ही नहीं। अब जैसे मैंने कल का बता रहा हूँ, कल का टेस्ट देखा था, तो उसमें जिसने कर रखा था 3.5 पॉइंट कुछ सेकंड में, उसने वो 20 जो 10वां क्वेश्चन था वो छोड़ दिया था। बढ़िया किया। अब वो चाहता तो उसके पास 7 मिनट थे, उसके पास 7 मिनट थे उसको करने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं, ये नहीं बैठ रहा, नहीं समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो बिना मतलब में
क्या फायदा, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होता कि आप 10 में से 10 करने के लिए आए हैं, आप सही करने के लिए आए हैं। 10 में से 5 करें, 4 करें, लेकिन सही करें। और उस सवाल को वो करता, मान लीजिए वो कर सकता था, 7 मिनट थे उसके पास, 7 मिनट लगाने के बाद वो सवाल उसका सही हो जाता, क्या लगता है वो सही हुआ? वो सही हुआ? नहीं, वो सही नहीं हुआ, क्योंकि 7 मिनट जिस सवाल को उसने दे दिए, वो सही गलत से बाहर जा चुका। अगर किसी क्वेश्चन में 3 मिनट या 3 मिनट से ऊपर समय लग जाता है ना? वैसे तो 2.5 मिनट ही बहुत देते हैं, हम तो 2.5 मिनट पे भी लाइन खींचते हैं। तो चलो मान लेते हैं टेस्ट चल रहा है, तो अगर कोई सवाल 3 मिनट के बाद आपका सही हो रहा है, तो फिर वो सही नहीं हो रहा है, फिर वो गया। टेस्ट में आपको नंबर मिल गए, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल आपने वो खो दिया। आपने और वो गलत भी किया, वो करना नहीं चाहिए था आपको। अगर 3 मिनट करने के बाद कोई सवाल आप कर रहे हैं, तो वो आपको आपकी जिद है, वो सिर्फ़ आपकी जिद है जो सवालों में दिख रही है, वरना आपको नहीं करना चाहिए था, है ना? और बच्चे, अभी अगर आप टेस्टों में क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं सीखेंगे, तो आप पेपर में भी छोड़ना नहीं सीखेंगे। जिसे छोड़ना आता ही नहीं है, आप अचानक कहो कि कल वो पेपर में छोड़ देगा, नहीं। जिसे छोड़ना सीखा ही नहीं है, वो छोड़ेगा कैसे? पहले सीखना पड़ता है ना छोड़ना। तो आप यहाँ टेस्टों में क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, तो आप आगे कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, यहीं से शुरू करो, पीछे मत जाओ, पीछे बहुत पीछे चले जाओगे फिर तो। जहाँ से चल रहा है वहाँ से रन करो, वहाँ से शुरू करो, और फिर बीच में टाइम मिले तो पीछे का थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। हाँ, जहाँ से चल रहा है वहाँ से जुड़ो, क्योंकि पीछे जाओगे तो हमसे हमेशा पीछे ही बने रहोगे। अगर पीछे से स्टार्ट करोगे, तो हमसे हमेशा पीछे बने रहोगे। हमारे साथ स्टार्ट करोगे, तो हमारे साथ-साथ चलते रहोगे। जो पीछे का है उसको पढ़ते रहो, है ना? ये अभी आज अब टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जो 1 वीक हो जाता है, वहाँ संडे सैटरडे को कल 1 वीक पूरा हो जाएगा उसका। तो एक क्लास लगा के उसका, जो मैंने पहले आपको लगा था कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, वरना आप टेस्ट देंगे तो आप वो सीखेंगे नहीं कि गलतियाँ तो हो रही है। बहुत सारी गलतियाँ तो आपको दिख नहीं रही होगी। जो दिख रही होगी उसको सुधार कैसे करना है, ये सीखना होगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी से अगर हम काम करना शुरू कर दें, तो 1 साल की टेस्ट सीरीज़ जो है ना, 1 साल में आप में बहुत बड़े बदलाव ला देगी। बहुत कुछ बदल देगी आपके अंदर। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं छोटी चीज़ों पे कम विश्वास करता हूँ, ज़्यादातर मैं बड़ी चीज़ें ही लेके चलता हूँ। अब टेस्ट सीरीज़ भी 1 साल क्यों लेके चला हूँ? टेस्ट सीरीज़ चाहता तो 2 महीने में भी हो सकते हैं, 1 महीने में भी हो सकते हैं। 2 महीने में टेस्ट हो जाएँगे। आप डेली एक-एक टॉपिक का टेस्ट कराइए, 1 दिन सेट्स, 1 दिन सेट्स ले लो, 1 दिन फंक्शन ले लो, 1 दिन ग्रुप थ्योरी ले लो। एक-एक दिन टेस्ट करा के आप 2 महीने में टेस्ट सीरीज़ करवा सकते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं मिलता। क्योंकि पहली बात तो होता है, जैसे अब आप 6 दिन से सेट्स एंड रिलेशन दे रहे हैं। 6 दिन से आपने एक टॉपिक के ऊपर 100, मतलब जब ये हफ्ता पूरा होगा, आप एक टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, 100 क्वेश्चन। एक बात तो ये सोचो, क्या ऐसा कभी 2 महीने में हो पाता? 2 महीने में कभी भी ऐसा हो पाता कि आप एक टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चनों का टेस्ट दे पाते? नहीं दे पाए। अच्छा, दूसरा, आपको हर दिन एक मौका मिलता है उस टॉपिक को इम्प्रूव करने का। आपने मंडे को टेस्ट दिया, मंडे को आपको पता चला कि ये खामियां हैं, आप ट्यूसडे को उसको सुधार कर सकते हैं। ट्यूसडे को फिर पता चला, वेडनेसडे को सुधार कर सकते हैं। वेडनेसडे को फिर पता चला, थर्सडे को सुधार कर सकते हैं। थर्सडे को पता चला, फ्राइडे को सुधार कर सकते हैं। लेकिन सोचो, क्या 2 महीने की टेस्ट सीरीज में कभी ऐसा होता? नहीं। आज सेट्स का टेस्ट हुआ, आज सेट्स का टेस्ट हुआ, सीधा कल फलन का टेस्ट शुरू हो जाएगा। सेट्स में आपने जो भी गलतियां पकड़ी, सुधार करने का तो मौका मिला ही नहीं, क्योंकि दूसरे दिन फलन का टेस्ट शुरू हो गया। फिर फलन का टेस्ट हुआ, अगले दिन लिमिट का टेस्ट हो गया। तो गलतियां पता तो लग रही है, लेकिन सुधर नहीं रही है। तो वो बड़ी बात है। इसलिए लंबी टेस्ट सीरीज है, 1 साल की टेस्ट सीरीज है। वो इसीलिए, चाहे आपको 10 मिनट टेस्ट लगते हो, लेकिन 10 मिनट में आपकी गलतियां पकड़ में आएगी और आप उसको टाइम पे सुधार कर पाओगे। देख लीजिए, मैंने पहले भी हमेशा आप कहता रहा हूँ और अभी भी कहता, जो बच्चा मेरी क्लास रेगुलर ले रहा है, नंबर 1, नंबर 2, जो टेस्ट सीरीज को डेली ज्वाइन कर रहा है, वो हर हाल में सिलेक्शन का हकदार होगा ही होगा। जिस दिन भी एग्जाम होंगे, जब भी होंगे, वो सिलेक्शन निकालेंगे, लिख के ले लो आप। और आप भी जानते हैं, कोई जादू नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि जो टेस्ट दे रहा है वो डेली इंप्रूव हो रहा है। जो क्लास ले रहा है, 6 घंटे मैं क्लास लेता हूँ, 6 घंटे क्लास में आओगे, 3-4 घंटे खुद पढ़ोगे, टेस्ट दोगे, पूरा दिन ही पढ़ोगे। अब पूरा दिन ही पढ़ोगे तो रिजल्ट आने ही आने। हाँ बिल्कुल, टेस्ट शुरू करो। कम नंबर आए, कम नंबर से मत डरो।
नंबर कम आएंगे तो किसी दिन अच्छे भी आने लग जाएंगे, नंबर कम आएंगे तो किसी दिन अच्छे भी आने लग जाएंगे, लेकिन जो शुरुआत ही नहीं करेगा उसके तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, तो अल्फा को विलोपन कर दो, अल्फा का विलोपन करने पर कॉस अल्फा का विलोपन हो गया माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा का कॉस अल्फा, पी का आपका 0। वाई कॉस अल्फा बराबर एक्स साइन अल्फा, कॉस अल्फा को उधर ले जाओ, वाई बटा एक्स बराबर टेन अल्फा, ये आपका टेन का मान आ गया। लंब बटा आधार आ गया। हमें चाहिए कॉस और साइन का मान, तो करण निकालो, करण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है वाई, वाई का स्क्वायर, आधार है एक्स का स्क्वायर, ये करण आ गया। अब हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए कॉस अल्फा, एक चाहिए साइन अल्फा। तो ये लो साइन अल्फा आ गया हमारा, साइन अल्फा लंब बटा करण, लंब है आपका वाई, ये कॉस अल्फा मान ले जाके यहां डाल दो, एक्स कॉस अल्फा का मान एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू साइन अल्फा का मान वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में पी। तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट वाला कट जाएगा और अंडर रूट बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो ये आपका बन गया सर्कल, तो इसका एनवलप एक सर्कल है। हाँ, दोनों इक्वेशन को वर्क करके भी जोड़ सकते हो, बिल्कुल वर्क करके जोड़ोगे तो भी विलोपन हो जाएगा। normal to a given curve are always tangent line to its normal to a given curve, किसी कर्व के ऊपर जो अभिलंब होता है वो टेंजेंट लाइन होती है। किसकी टेंजेंट लाइन होती है? बिल्कुल, शाबाश, एकदम सही। याद करो, ये एनवलोप है, ये एनवलोप है, और एनवलोप स्पर्श से बनता है, तो वो उसके लिए टेंजेंट होगी। एक्चुअली जो एनवलोप है वो इवोल्यूट है, एनवलोप है वो केंद्रज है, तो केंद्रज एनवलोप हुआ, और एनवलोप जो है वो स्पर्श से बनता है। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसके लिए स्पर्श रेखाएं होती है? नॉर्मल जो है, जो अभिलंब है, वक्र के जो अभिलंब है, वो किसके लिए स्पर्श रेखा होती है? इवोल्यूट के लिए, क्योंकि इवोल्यूट उसका केंद्रज है, जो इवोल्यूट सॉरी जो केंद्रज है वो उसका एनवलोप है, और एनवलोप को तो स्पर्श करते हैं, यही तो है। अभिलंब, अभिलंब का एनवलोप, जो अभिलंब का एनवलोप है वही तो केंद्रज है, और एनवलोप को हमेशा यह रेखा स्पर्श करती है ना, एनवलोप स्पर्श से ही बनता है। तो ये जो रेखा है, ये जो भी है अभिलंब है, जो भी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो गया, अभिलंब का नाम है, यहाँ जो भी होता है वो टच करता है तभी तो एनवलोप बनता है, तो ये इसके लिए स्पर्श हो गया, स्पर्श करने वाला हो गया। तो अभिलंब स्पर्श रेखा है एनवलोप के लिए, और एनवलोप कौन है? केंद्रज। तो अभिलंब स्पर्श रेखा होती है किसके लिए? केंद्रज के लिए। तो जवाब है
केंद्रज, ठीक है ना, क्योंकि केंद्रज हमने क्या कहा था, अभिलंब का बिंदु पथ, अभिलंब का एनवलप, सॉरी अभिलंब का एनवलप, अभिलंब का एनवलप, एनवलप हमेशा स्पर्श करने से बनता है ना, स्पर्श करने से तो बनता है एनवलप, एनवलप स्पर्श करने से बनता है, किसको स्पर्श करने से, जो वक्र आपको दिया गया उसके स्पर्श करने से, यहाँ पे वक्र कौन है, अभिलंब, तो अभिलंब स्पर्श करेगा तो एनवलप बनेगा, अभिलंब स्पर्श करेगा तो एनवलप बनेगा, अभिलंब का एनवलप तो केंद्रज होता है, तो केंद्रज हुआ, तो अभिलंब एनवलप को स्पर्श करेगा यानी केंद्रज को स्पर्श करेगा, तो अभिलंब स्पर्श रेखा हुआ किसकी, केंद्रज की। तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, अब एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 व्हेन a प्लस बी इक्वल्स टू सी। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, वैसे ठीक है चला लेंगे काम। सी दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पे नॉर्मली पैरामीटर देना चाहिए कि प्राचल कौन है, सवाल ने प्राचल नहीं बताया, देखो कहीं भी प्राचल नहीं बताया, और तीन नाम चल रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, किसको प्राचल माने, सवाल को देना चाहिए था, सवाल ने नहीं दिया, तो शायद हो सकता है कि कुछ गोपनीय तरीके से गेम खेला गया हो, तो मानते हैं सी आंसर में आ रहा है, तो सी प्राचल तो नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर में एनवलप में सी आ रहा है, मतलब सी कांस्टेंट है, तो सी नियतांक हो गया, तो डन, सी बाहर हो गया। बचा कौन, ए और बी, ए और बी दो बचे, अरे ए बी में से कौन है, तो ए और बी को तो हम हटा सकते हैं, ये बी को हटा के मैं सी माइनस ए कर दूं तो बी का विलोपन हो जाएगा, ए बन जाएगा, सी नियतांक है, सी को हटाना है नहीं, तो प्राचल कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सवाल बनाने वाले ने बिना बताए और तरीके से अपना काम पूरा किया है। बात समझ में आई, दोबारा समझते हैं इस चीज को, दोबारा इस बात को समझो, बहुत अच्छा सवाल बनाया है। नॉर्मली मैंने कहा था, याद करो, मैंने कहा था जब भी एनवलप का सवाल आएगा, सवाल खुद बताएगा कि प्राचल कौन है, प्राचल कौन है, ये सवाल आपको खुद बताएगा। इस सवाल ने नहीं बताया, इस सवाल ने नहीं बताया, इसका मतलब क्या गलती हुई है, नहीं गलती नहीं हुई है, इसने और तरीके से गेम खेला है, प्राचल को बताने का तरीका और ढूंढा है। सी ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब सी प्राचल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप एनवलप निकालते हैं प्राचल गायब हो जाता है, विलोपित हो जाता है, तो सी आ रहा है, इसका मतलब सी तो प्राचल नहीं है, और प्राचल नहीं है तो फिर अचर है, तो सी तो कांस्टेंट हो गया। अब ए और बी बच गए, तो फिर ए और बी में से कौन सा है, तो ए और बी दो है ही नहीं, वो तो एक ही है, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी बराबर सी है, तो बी बराबर हो गया सी माइनस ए, तो बी का विलोपन हो जाएगा। ये लो, तो बहुत ही बढ़िया जो सवाल है ना, ये पूछा गया, बहुत अच्छे तरीके से सवाल को बनाया गया है। यहाँ पे आप लघुत्तम ले लो और सॉल्व कर लो, ए कैंसिल, सी माइनस ए एक्स, पदों को एक तरफ कर दो, ए स्क्वायर और जो ए वाले पद हैं उनको एक साथ कर लो, ये लो, ठीक है, ए की द्विघात समीकरण बन गई, ए प्राचल है, ए की द्विघात समीकरण बन गई, ए प्राचल है और ए की ही द्विघात समीकरण बन गई। मैं एक बार चेक कर लूं, ए मैंने बाहर निकाला तो यहाँ वाई, यहाँ एक्स, वहाँ माइनस का सी, और फिर ये हो गया हमारा सी एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 4 ए से लगा दूं, इसको स्क्वायर को उधर ले आओ, ये अंडर रूट वाला अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर,
स्क्वायर को इधर लिया तो अंडर रूट वाई बन जाएगा। और सही है ना, उधर ले गया मैं इनको, या सारे पदों को इधर ले आऊं तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा, 2 बन जाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आएंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सी का स्क्वायर बराबर 0, और y को मैं लिख लूंगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सी का स्क्वायर बराबर 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 बन गए। एक तो ये बन गया a प्लस बी, एक बन गया a माइनस बी, और 2 अलग अलग समीकरण बन जाएगी। एक बन जाएगी अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट सी बराबर 0। एक हो गया अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सी बराबर 0। इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है ना, तो नन ऑफ दीज हो गया। सी कैसे आ गया? बी सी, बी और सी कैसे आया? बी कैसे आया? बी जो है वो बी ऑप्शन कैसे आया? हाँ, यहाँ पे होल स्क्वायर 2 बन सकता है, ये बात ठीक है। यहाँ पे जब आप अंडर रूट डालोगे तो यहाँ पे 2 बन सकता है, ये ठीक है। प्लस माइनस 2 बनेंगे तो यहाँ माइनस का भी होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इस वजह से और 2 टुकड़े और बन जाएंगे, ये ठीक है, ये बढ़िया है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा तो ये बनेगा, और माइनस का चिन्ह जब लोगे तो इसी के 4 टुकड़े और बनेंगे। 4 टुकड़े बनेंगे रूट वाई, और प्लस वाला लोगे तो रूट एक्स माइनस रूट सी, और एक बनेगा रूट वाई माइनस रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस रूट सी। और इस वजह से ये जो आंसर है ये वाला आपके साथ बैठ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट सी, जो सी ऑप्शन में आ जाएगा। ये ठीक है, सी वाला बैठ जाएगा क्योंकि 2 ऑप्शन हमने छोड़ दिए। हाँ, 4 फैक्टर बन रहे हैं, उसमें से वो 2 जो अंडर रूट प्लस माइनस लेने की वजह से जो 2 चूक गए थे वो रह गए थे, और उसको लेते ही वो पूरे हो गए। तो ये सवाल शायद फर्स्ट ग्रेड का था या कॉलेज लेक्चरर का था, शायद कॉलेज लेक्चरर का था ये कॉलेज लेक्चरर में आया था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है पूरा एग्जैक्टली, या तो फर्स्ट ग्रेड का था या कॉलेज लेक्चरर का था। एक जगह का ये सवाल आया हुआ है, और बहुत अच्छा सवाल था ये, मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने पूछा है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसकी लगी वो थी कि भाई इसने प्राचल नहीं दिया। प्राचल नहीं दिया तो नॉर्मली एक बच्चा कंफ्यूज होगा कि प्राचल कौन है, मतलब किसको हटाना है, ए को हटाना है, बी को हटाना है, सी को हटाना है, तो पहले किसको हटाना है। और वो ये सोचेगा कि प्राचल नहीं दिया मतलब सवाल अधूरा है, क्योंकि सवाल अधूरा नहीं है, सवाल ने सही ढंग से गेम खेला है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल को बनाया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ को खत्म करते हैं, और ये हमारा जो टॉपिक है ये पूरा होता है। और हम कल स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका है मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा का 2 वेरिएबल फंक्शन, 2 चरों वाले जो फलन है उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, एक छोटा सा टॉपिक है। यदा कदा सवाल जो है उस पर आता है, यदा कदा, तो वो उसको, ठीक है। तो जो यदा कदा वाला सवाल है एक छोटा सा टॉपिक है, मैं कल, वैसे क्या सैटरडे है ना, कल कल सैटरडे है,
हाँ कल सैटरडे, तो कल एक छोटा सा टॉपिक है, कल उसको उसकी क्लास लगा के कल उसको कवर करवा देंगे 2 वालों के लिए। नहीं, प्राचल हटाने होते हैं, प्राचल तो हटाना होता है, प्राचल तो समीकरण में आ ही नहीं सकता, प्राचल हटेगा तभी तो एन वाला हो पाएगा। ठीक है ना, तो एक उस टॉपिक को कराते हैं। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बोरियत होती है। पिछले जैसे 2 दिन से था, पिछले 2 दिन से मेरा भी ऐसे ही चल रहा था, 2 दिन से पता नहीं, कई बार चीजें जो होती है वो दिमाग फिर जाता है, दिमाग घूम जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एकदम ब्लैंकनेस आ जाती है, ऐसे ब्लैंक आ जाता है कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक कुछ टाइम आता है बीच में, टाइम फ्रेम आता है जब आप पूरे महीने चलते हैं, तो पूरे महीने आपको है ना, कई बार तो लोगों को ये लगता है कि उनको तो कभी निराशा नहीं होती, उनको कभी डिप्रेशन नहीं आता, उनको कभी स्ट्रेस नहीं आता, उनको कभी बोर्डम नहीं आती। ये जवाब है बिल्कुल बकवास। आदमी 30 दिन में 30 तरीके के रूप दिखाता है, 30 दिन में उसका मूड 30 तरीके का होता है। ठीक है, कंट्रोल करने की पावर होती है, आप कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, हर दिन आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन बदल रहे होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ बॉडी चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे ढेर सारे बदलाव आपके दिन भर में दिखते हैं। तो 30 दिन में आपका बिहेव जो है वो 30 तरीके का होता है। लेकिन आप सोचोगे कि वो तो हंसते हुए दिखता है, वो दिखता नहीं है, वो कंट्रोल करता है अपने आप को, उसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, और वो अपने आप को प्रेजेंट करता है हर टाइम हंसते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 के 30 दिन हंस रहा है, कोई नहीं हंस सकता, है ना। कपिल शर्मा को भी अगर 30 दिन आप देखो तो वो भी नहीं हंस सकता, कोई भी नहीं हंस सकता, संभव ही नहीं है। 30 दिन है, आदमी तो आदमी है ना, इंसान तो इंसान ही है, केमिकल तो उसी तरीके से बने हुए हैं, स्ट्रक्चर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो वही है, तो वो अप डाउन होना स्वाभाविक है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, क्या तैयारी होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा सा रियलिटी के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता के करीब जाएं, मतलब हकीकत में जीवन क्या है, ऐसे ख्याल आते हैं फिलोसॉफिकल। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ऐसे ख्याल ज्यादा आते हैं, अनपढ़ लोगों को वो परेशान नहीं करते। अगर आप कम शिक्षित हैं तो एटलीस्ट वो सवाल आपको परेशान नहीं करते जो अंदर से आते हैं। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, समझदार है, तो आपको वो सवाल भी एग्जिस्टेंशियल इसको कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्ववाद, उसके सवाल भी आपको परेशान करते होंगे, है ना। ये शिक्षित होने का सबसे अच्छा पॉइंट भी है और सबसे बुरा पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट तो ये है कि आप अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जो मुझे खुश रख पाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। ढेर सारे सवाल अस्तित्व से जुड़े हुए आते रहते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि ये सवाल परेशानी भरे भी होते हैं, परेशान भी करते हैं, आपको ब्लैंक करके चले जाते हैं, इनका कोई जवाब होता नहीं है, बस खालीपन सा होता है, तो वो भी परेशान करता है। तो दोनों चीजें हो रही होगी, तो घबराइएगा मत, तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। अगर ऐसे सवालों से आप गूंज रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, विश्वास करिए आप अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो डे बाय डे पे ऐसे सवालों से गुजरती है, तो आप सामान्य हैं। हाँ, डेली एक रूटीन है तो लगता ही है। अब मैं उठता हूँ सुबह, मैं कल शायद बता रहा था क्लास में कि डेली उठता हूँ, उठा, उठते ही आ गया रूम में, आके चेक किया, अच्छा पीडीएफ पीपीटी फाइल शीट सब वो ढूंढा, बोर्ड पे डाला, क्लास शेड्यूल की। अब ये क्लास लूंगा, सुबह नीचे जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, इतने में अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर अगली क्लास लूंगा, 12:15 12 खत्म होगी, वो खत्म होगी, फिर अगली 1:30 बजे क्लास है, उसके लिए कौन सी पीपीटी है, कौन सी शीट है वो ढूंढूंगा। यकीन मानिए 4 मेरे यूं ही बज जाएंगे, 4 बजे तक तो मेरा पता ही नहीं चलेगा मुझे कि 4 बज गए क्या। जब 4 बजेंगे तब जाके ये मेरी सारी क्लासेस खत्म होंगी। 4 बजे बाद में मैं टेस्ट को उठाऊंगा, टेस्ट को देखूंगा, इतने में मेरे 5 5:30 उसमें बज जाएंगे। फिर उसके बाद में कोई और चीजें कि कल का टेस्ट क्या डलना चाहिए, क्या और होना चाहिए, कल के लिए जो पढ़ाना है सुबह वो क्या पढ़ाना है, उसकी क्या शीट बनवानी है, उसे करूंगा तो 8 8:30 9 बज जाएंगे। मतलब मेरा अगर आप शेड्यूल देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई रोबोट है जो सुबह उठता है, रात तक काम करता है, सो जाता है, सुबह उठता है, काम करता है, सो जाता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम है ना। तो अगर आपको लोगों को अगर प्रॉब्लम मारी तो मुझे तो पता नहीं क्या है, अस्तित्व की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इंसान हूँ, कभी तो रोबोट की हूँ भाई, सुबह उठा, शाम तक काम किया, सो गया, सुबह उठा, शाम को काम किया, सो गया, और यही चल रहा है, ये कंटिन्यू यही चल रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखनी है कि ये हम जो कर रहे हैं ना, ये करना आसान नहीं है।
नियमित रूप से किसी चीज को कर पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं। तो ये सवाल आ रहे हैं, आने दो, लगे रहो, करते रहो। जब चीजें दिखाई देने लगेगी, जब इनके परिणाम दिखने लगेंगे, वो सब सब चीजें सब दूर कर देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया था। हाँ, लगता है कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा ना, हम आप तो फिर भी ठीक है, कम से कम बाहर निकलते हो, जाते हो। मैं तो एक कमरे में रहता हूँ, मैं तो सुबह नॉर्मली इस कमरे में 6:15 बजे आता हूँ, सुबह 6:15 बजे इस कमरे में आता हूँ, और मोटा मोटी पूरा दिन भर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक इसी कमरे में रहता हूँ। कमरा पूरा पैकम पैक है, एकदम बंद है, लाइट का नामो निशान नहीं होता। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि सूरज उगा भी है या नहीं उगा है। अगर मान लो सूरज ना भी उगे तो मुझे पूरे दिन भर पता ही ना चले कि आज सूरज नहीं उगा। बस विश्वास है कि सूरज डेली उगता है, बस उस आधार पे रहता हूँ कि सूरज उगा हुआ है। बाकी लाइटें लगी हुई है चारों तरफ, एक बोर्ड लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है, पीछे स्क्रीन है, आपसे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखिए ये रिजल्ट तो यही बनाएंगे ना, यही चीजें रिजल्ट बनाएगी। अगर आज हम चीजों से बाहर निकल जाएं, आराम से निकल सकते हैं। मैं बोर हो रहा हूँ, बोर कह के मैं ऑफिस का ताला लगा के नीचे चला जाऊं, घूमने चला जाऊं, आसान है क्या? वापस इस कमरे में आना आसान है? नहीं। वापस पढ़ पाना आसान है क्या? पढ़ा पाना आसान है? मुश्किल है। रिजल्ट तो उसी से बनेंगे ना, रिजल्ट तो उसी से बनेंगे। जब आप दिवालियां, होली, त्योहार छोड़ेंगे, है ना, तभी तो रिजल्ट बनेंगे। तो रिजल्ट चाहिए तो ये डेडिकेशन दिखाना ही होगा। ठीक है ना? चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर टाइम हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का, उसकी भी मुझे शीट वीट निकालनी है, क्वेश्चन निकालने हैं, बोर्ड पे डालने हैं, इतने में अगली क्लास हो जाएगी। हाँ, कंटिन्यूटी से रिजल्ट आएगा, बस यही पता है कि चाहे बाहर का सूरज दिखे ना दिखे, हमारा सूरज एक दिन जरूर उगेगा, हमारा जो सीरीज है वो एक दिन जरूर उगेगा। तो बस लगे रहो।